तो स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन 11th-12th साइंस के चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे, यानी हमारा रे ऑप्टिक्स जो कि हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और उसके PYQ भी कर चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स जो कि ख़त्म कर चुके हैं और उनके PYQ भी कर चुके हैं। अब जो चैप्टर हमारे पास बचते हैं वो है हमारे पास डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। अब जो हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर कह लो या रेडिएशन एंड मैटर कह लो, इसको हम लोग वन शॉट में यहाँ पे निपटाएंगे और इसके बाद फिर एक लेक्चर लेके आएंगे इसके जस्ट बाद, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे हम डुअल नेचर के PYQ क्वेश्चन करेंगे। सेम हम लोग एटम एंड न्यूक्लियाई के लिए भी करेंगे और देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या रहता है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो वो वन शॉट में देख पाते हैं कि हम करेंगे कि नहीं, और अगर करते भी है तो फिर उसके क्वेश्चंस का खेल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल हमारे को नहीं मिलने वाले हैं। ऑल दो हमारे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, इन सबसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। चलिए, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स, जहाँ पे हमने लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ा। न्यूटन जी ने कहा लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, लाइट रिफ्लेक्शन करती है, रिफ्रैक्शन करती है। इसके जस्ट बाद हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पे हाइगन्स जी ने कहा प्लस यंग जी ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और वहाँ पे हमने डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, एक टॉपिक था जो कि पढ़ा नहीं लेकिन पोलराइजेशन, ये सब लाइट का वेव नेचर रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज थी कि लाइट के पास वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। फिर एक इंसान आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और उन्होंने कहा कि भैया रेडिएशंस के पास बेसिकली दोनों नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल, ऐसे ही मैटर के पास भी। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर, लेकिन सीधा डुअल नेचर पे नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो कंसेप्ट हैं लाइक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमारे 11th के कंसेप्ट हैं, हमने 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे, तो इनको हम थोड़ा सा जल्दी लेंगे। प्लस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आइंस्टाइन्स व्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वहाँ थोड़ा डिटेल में जाएंगे। कुछ ग्राफ्स हैं इस चैप्टर में, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, आप कह सकते हो 70 to 80% चांसेस हैं कि इस चैप्टर से ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आए। एंड थर्डली फिर डी ब्रॉगली कंसेप्ट जो कि अगेन पुराना है, मतलब इसमें ज़्यादातर हिस्सा हमारा 11th क्लास का है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर हमारा है। चलिए शुरू करें बच्चों। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो एक बहुत महान इंसान थे जिनका नाम था बच्चों प्लैंक, यानी मैक्सवेल प्लैंक। उन्होंने एक बहुत सिंपल सी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो भी रेडिएशंस होती हैं, जो भी रेडिएशंस होती हैं, उस रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इट, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो एनर्जी होती है रेडिएशन की, उन्होंने इस थ्योरी में कहा था अपनी कि वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो उन्होंने अपने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा था, बात करते हैं, लेकिन अपने सेकेंड पॉइंट में क्या था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ईच क्वांटा, ये क्या होता है बात करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और रेडिएशन, यानी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, क्योंकि अगर हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाना है तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट लगाना होता है, और वो कांस्टेंट होता है h। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से शो कर देते हैं और वो कांस्टेंट होता है बच्चों h। एंड आई होप आपको पता होगा इस h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इस h को कहा जाता है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। ये h क्या कहलाया जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इस h की एक वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू के ऊपर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक मैक्सवेल प्लैंक्स जी ने अपने लॉ में एक स्टेटमेंट दी कि एनर्जी जो होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है लाइट के पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। लेकिन इन्होंने अपनी इस थ्योरी में, जिसको क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है, एक बहुत अलग और आप कह सकते हो बहुत ही यूनिक बात बोली थी जो आज से पहले किसी ने नहीं बोली थी। और वो बात ये थी बच्चों कि जो एनर्जी है
जो एनर्जी है रेडिएशन की वो कॉन्टिन्यूसली ट्रेवल नहीं करती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। मतलब लाइट या रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली नहीं होती। हमको जैसे ट्यूबलाइट से लाइट निकलती हुई कॉन्टिन्यूसली नज़र आ रही है, हमें लग रहा है कॉन्टिन्यूसली लाइट निकले जा रही है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं। लाइट जो है या कोई भी और रेडिएशन जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हम तक पहुंचती है, और हर एक पैकेट को क्वांटम कहा जाता है, और बहुत सारे हैं तो क्वांटा कह दिया जाता है। इन द केस ऑफ लाइट के केस में इन्हें फोटोन कह दिया जाता है, बहुत सारे हैं तो फोटोन्स कह दिया जाता है। तो इन्होंने क्या बोला कि रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली। एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूसली नहीं एमिट होती या एब्जॉर्ब होती, लेकिन वो डिसकॉन्टिन्यूसली यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है, और हर एक पैकेट को हम लोग नाम क्या देते हैं, क्वांटा। और लाइट के केस में क्वांटा यानी क्वांटम को हम फोटोन्स भी कह सकते हैं। तो ये जो एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो एक पैकेट की आई है ना। तो फॉर n फोटोन्स या क्वांटा एनर्जी हो जाएगी NH न्यू, है ना भाई। अगर हमारे पास n फोटोन्स है तो एनर्जी हो जाएगी NH न्यू। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल एक फोटोन। या जैसे अगर मैं आपके तरफ बहुत सारी बॉल्स फेंकता हूँ तो वो बॉल कॉन्टिन्यूस थोड़ी आएंगी, पहले एक बॉल आई फिर दूसरी तीसरी दो चार एक साथ भी आगे, लेकिन वो बॉल की फॉर्म में आप तक एनर्जी पहुंच रही है। ऐसे ही हमें देखने में लगता है कि लाइट कॉन्टिन्यूसली निकल रही है, बट एक्चुअली लाइट छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में निकलती है, और हर एक पैकेट को हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं। और एक पैकेट की एनर्जी आई थी एच न्यू, तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ पैकेट्स हैं तो एनर्जी हो जाएगी NH न्यू। ठीक है जी। अब आप ये भी जानते ही होंगे कि हम न्यू को c बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो NH न्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c बाय लैम्डा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास और आ जाएगा एनर्जी का, NH c बाय लैम्डा, है ना। अब यहाँ पे ये h क्या है बच्चों, आई होप आपको पता हो। इस h को मैं यहाँ पे अलग कलर से ले लेता हूँ। यहाँ पे जो h है ये h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू में 10 की पावर -34। बहुत ही छोटी वैल्यू होती है। यूनिट की बात कर लें तो एनर्जी की हो गई यूनिट जूल, फ्रीक्वेंसी की वैसे तो हर्ट्स होती है या फिर 1/2 सेकेंड होती है, तो मल्टीप्लाई होके इसकी यूनिट हो जाएगी जूल सेकेंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, यही रहती है 6.63 इंटू में 10 की पावर -34, जो कि बहुत कम एनर्जी है। तो अगर समराइज करें तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो भी रेडिएशंस होती हैं, चाहे वो लाइट रे हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, विजिबल हो, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी हो, उसकी जो एनर्जी है, पहली बात तो वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलती नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, हर एक पैकेट को क्वांटम या फोटोन। दूसरी बात, हर एक पैकेट की एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जिस हिसाब से फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, E इज इक्वल टू एच न्यू एक पैकेट का, और n है तो NH न्यू, और न्यू की जगह हमने c बाय लैम्डा रख दिया। तो ये हुआ हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है जी। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद हमें यह पढ़ना है कि कैसे हम इन रेडिएशंस की मदद से अगर एक मेटल के सरफेस पे रेडिएशंस को गिने तो कैसे हम उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, और वह इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे एक सब्सटेंस से निकाला जा सकता है। हम इलेक्ट्रॉन को किस किस तरीके से एक सब्सटेंस से बाहर निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें पहला तरीका है थर्मो आयनिक एमिशन। इसमें क्या है, आप उसको हीट कर दो। आप अगर एक सब्सटेंस को सफिशिएंट अमाउंट में हीट एनर्जी, देखो यार एक सिंपल सी बात है, थोड़ी सी 11th क्लास याद करेंगे। अगर मुझे एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे उसे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो देनी होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अब मैं उसे कितनी एनर्जी दूं वो अलग बात है, और कैसे एनर्जी दूं वो अलग बात है। मान लो मुझे एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लेट अस सपोज 100 जूल्स एनर्जी चाहिए। अब वो 100 जूल एनर्जी मैं उसे अलग अलग फॉर्म में दे सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम कह रहे हैं थर्मो आयनिक एमिशन, जिसमें हम उसे एनर्जी थर्मल एनर्जी की फॉर्म में यानी कि हीट की फॉर्म में देने वाले हैं। वहीं पे आता है फील्ड एमिशन, जहाँ पे हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं यानी कि पोटेंशियल लगाते हैं, जो कि हमने टर्म 1 में कितने सारे चैप्टर उसके ऊपर पढ़े, यानी कि सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर,
फोर्थ, जहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा के इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और करंट जो है वो पैदा करते हैं। और अगला है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जहाँ पे हम उस सब्सटेंस को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे या रेडिएशन देंगे। अब रेडिएशन आज ही तो हमने पढ़ा कि रेडिएशन के पास भी तो एनर्जी है, तो वो एनर्जी जब गिरेगी मेटल के सरफेस पे तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पास ऑन होगी और इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेसिक बातें आपने 11th में पढ़ रखी हैं, बेसिक बातें वही रहेंगी, बस जो नया आ जाएगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाएगा। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, नाम में छुपा हुआ है, देखो फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब यहाँ पे लाइट से है, फोटोन से है, और इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब तो चार्ज का फ्लो होता है। तो अगर मैं किसी मेटल पे, अब मेटल ही क्यों, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और मेटल भी कौन से होने चाहिए, ऐसे मेटल होने चाहिए जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, क्योंकि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, जैसे कि सीजियम, फ्रांशियम, रुबिडियम, अगर इनके ऊपर हम सफिशिएंट एनर्जी की एक रेडिएशन गिरेंगे तो वहां से क्या इजेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। अगर हम किसी मेटल पे जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है उसके ऊपर अगर हम लोग क्या गिरेंगे, रेडिएशन, और वो रेडिएशन इतनी एनर्जी लेके आई है कि वो इलेक्ट्रॉन को वहां से इजेक्ट कर सके, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, है ना जी। अब देखो, तो पहली बात तो ये फिनोमेना एच हर्ट्स ने दिया। इन्होंने कहा दैट द लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज क्यों बेटा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही एनर्जी को डिसाइड करने वाली है ना। तो लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज स्ट्राइक द सरफेस ऑफ सम मेटल्स, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल्स, बिल्कुल ठीक है। द फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, जब उसके ऊपर लाइट गिरी जाए, इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे। मतलब ये कोई नए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बस उनका नाम रख दिया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो फोटोन यानी कि लाइट गिरने की वजह से बाहर आए। अच्छा, ओनली फ्यू मेटल जैसे कि पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इन्हीं को लेते हैं क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। बेसिक बात है, ठीक है जी। यानी कि अगर मेरे पास एक मेटल है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है और मैं अगर इसके ऊपर एक रेडिएशन गिरता हूँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एटम से इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट कुछ बातें ध्यान रखनी है जो आगे फॉर्मूले के रूप में भी आएंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो यही है कि जो रेडिएशन आ रही है उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, अदरवाइज लाइट गिरती रहेगी, रेडिएशन गिरती रहेंगी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराना चाहते हो तो आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, जो मेटल आपने लिया है उसमें एनर्जी कम से कम रिक्वायर्ड होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और दूसरा, जो रेडिएशन आप गिर रहे हो उसकी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए एटलीस्ट कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट हो जाए। डन। चलिए अगला पॉइंट है, ईच मेटल रिक्वायर सम मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, हमने अभी पढ़ा पीछे कि एक सर्टेन एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और उससे पीछे पढ़ा कि एनर्जी प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। अब आप सोचो, मान लो मुझे, एक बार ऐसे समझो कि मान लो मुझे 1,00,000 जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, आज ही पढ़ा, NH/nu, है ना भाई। अब अगर मुझे n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, h क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गए। अब बचता है फ्रीक्वेंसी। तो क्या ये कहना ठीक है कि अगर मुझे 1,00,000 जूल एनर्जी चाहिए तो मुझे सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट ज़रूर होगी। अगर मुझे 1,00,000 जूल एनर्जी चाहिए तो मेरे को एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी, बिना उस फ्रीक्वेंसी के हम 1,00,000 तक नहीं पहुंच पाएंगे और फोटो एमिशन नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू नॉट से।
जैसे कम से कम एक एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जिसको अभी हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, आगे उसको हम वर्क फंक्शन बोलेंगे। कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसे वर्क फंक्शन कहा जाएगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, कि कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इस कम से कम फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस कम से कम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाएगा बच्चों? थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, इसको हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन, अभी थोड़ी देर में। ठीक है जी। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग अलग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कैसे, ये मैं आपको यहाँ पे मैथमेटिकली समझाता हूँ। तो ये जो अब हम काम करने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात सुनिए, मान लो E वो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। E मान लो वो एनर्जी है जो रेडिएशन लेके आ रही है। ठीक है। फिर फाई, जब हम 11th में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टॉपिक पढ़ा था, तो वर्क फंक्शन को हमने W0 से दिखाया था। यहाँ पे फिजिक्स फाई से दिखा रहे, कोई बात नहीं। फाई जो है ये वर्क फंक्शन है। अब ये वर्क फंक्शन क्या होता है, मैंने आपको अभी आइडिया तो दिया, लेकिन आप फिर भी भूल गए हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं। वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको केमिस्ट्री में हम 1 मोल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल दिया करते थे। तो ये हो गया वर्क फंक्शन। अच्छा, और के को तो आप सब जानते ही हो, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है। अगर ऐसा है तो ध्यान से सुनिएगा, E वो एनर्जी है जो मैंने आपको दी, मतलब रेडिएशन के द्वारा आप तक एनर्जी पहुंची। E वो एनर्जी है जो मैंने मतलब रेडिएशन के द्वारा मेटल के सरफेस पे डाली। अब इमेजिन करो ये मेटल का सरफेस है, ये कह रहा है मुझे जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो है 100 जूल, और मैंने आपको एनर्जी दे दी 200 जूल, या ऐसा कर लो 2000 जूल। ये मेटल कह रहा है मुझसे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे एनर्जी कितनी चाहिए? 100 जूल, लेकिन मैंने दे कितनी दी? 2000 जूल। तो ये 2000 जूल हो गया E, और ये जो एनर्जी जो हमें कम से कम चाहिए इसको हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो बाकी बची हुई जो हमारे पास एनर्जी होगी, यानी कि 1900 जूल जो एनर्जी होगी, इन दोनों में 2000 मैंने दी, उसमें से 100 जूल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल हो गई। तो 1900 जूल जो एनर्जी हमारे पास है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों? तो आंसर है वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। सुनो, आप बेंच पे बैठे हुए हो, आपको बेंच से उठाने के लिए मुझे 10 जूल एनर्जी देनी है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको दे दी 40 जूल। तो वो जो 30 जूल है वो 40 में 10 जूल तो आपको उठाने में लग गई, बाकी 30 जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। एक बॉल को अपने जगह से हिलाने के लिए मुझे 4 जूल एनर्जी देनी थी, मैंने दे दी 10, तो बाकी बची हुई 6 उसको और तेजी से आगे लेके जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। तो ई वो एनर्जी थी जो हमने दी। वर्क फंक्शन यानी कि 5 वो एनर्जी थी जो कम से कम चाहिए थी, तो बाकी बची हुई एनर्जी कौन सी हो जाएगी? के। अब ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। कोई ग्राफ पढ़ लेंगे, इसी के ऊपर स्लोप के ऊपर चीज़ें, मतलब कि आगे धीरे धीरे हम इसी के ऊपर अब काम करने वाले हैं। चलिए आइए। अब एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं एक ही फोटोन की बात कर रहा हूँ तो आंसर है एच न्यू। अभी हमने बात की प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू, अगर हम एक फोटोन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो, ठीक है जी। और वर्क फंक्शन क्या होगा? एच न्यू नॉट। ये न्यू क्या है? ये वो फ्रीक्वेंसी है जो मैंने दी है, जिससे मुझे एनर्जी मिली है। और ये न्यू नॉट क्या है? याद करेंगे, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो मुझे चाहिए थी क्या करवाने के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए, जिसको हम न्यू नॉट कह रहे हैं, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो कम से कम हमें चाहिए। तो उस कम से कम एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो हमें चाहिए। डन। और काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ही है। तो यहाँ से अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का
फॉर्मूला निकालता हूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बनाता हूँ और इसको कंपेयर करता हूँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, मैथ से कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच न्यू इज द एनर्जी जो हमने उसको दी है, एंड एच न्यू नॉट इज द कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए। और यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी जिससे हमने लाइट को फेंका है, और न्यू नॉट क्या है, कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है। अब अगर हम इसके का ग्राफ प्लॉट यहाँ पे करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है बच्चों, एग्जाम में इसके ऊपर आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे y एक्सिस पे हम लोग बना रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और x एक्सिस पे हम लोग बनाएंगे फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से। और हमारे लिए इंटरसेप्ट जो होगा वो माइनस का हो जाएगा, होना भी चाहिए। देखो, एक तो है कि हम ग्राफ बना दें इस इक्वेशन को देख के, और एक है कि हम ग्राफ बनाएं कॉमन सेंस से। पहले कॉमन सेंस से बना लेते हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी 0 रखी, कोई लाइट ही नहीं फेंकी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी? आंसर नहीं। अगर मान लो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज, कि भैया मुझे कम से कम 50 हर्ट्ज तो चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो जब तक मैं 50 हर्ट्ज तक नहीं पहुंचूंगा, 0 से 50 हर्ट्ज तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक कोई एनर्जी नहीं निकलेगी, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो 0 से 50 हर्ट्ज तक मैं पहुंचा हूं तो कोई 50 मतलब अभी मैं वैल्यू ले रहा हूं बस, बट मान के चलो ये है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब तक मैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं पहुंचा देता, तब तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगी। लेकिन जैसे ही मैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पे पहुंच जाऊंगा, उसके बाद आगे ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अब अगर मैं इस ग्राफ को पीछे डॉटेड फॉर्म में मिलाता हूं, तो ये जो डॉटेड फॉर्म में मिलने के बाद जो मुझे ये इंटरसेप्ट मिला है, ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है? तो आंसर है एच न्यू नॉट के, यानी इंटरसेप्ट किसके बराबर है? एच न्यू नॉट के। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूं कंपेयर करके, तो जो स्लोप है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा किसके बराबर आ गया? h के। यानी कि हमारा जो स्लोप है इस ग्राफ का वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। यानी इस ग्राफ का जो स्लोप हमें मिलेगा वो किसके बराबर होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको मैं सीधा कर देता हूं। हाँ, यहाँ पे आके मिलेगा। टेढ़ा तो खैर भी हो गया है, कोई बात नहीं, चलो समझ गए आप। हाँ, तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी। और इस ग्राफ, अगर मान लो ये ग्राफ इस ऐसे, मैंने आपको बोला है 50, 60, 70, 80% चांसेस मान के चलो आप कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर आने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम PYQ में देखेंगे। लेकिन अभी आप प्लीज़ ये ध्यान रखें कि आपने इसको स्ट्रेट लाइन से जब कंपेयर किया तो ये ग्राफ प्लॉट हुआ। अब अगर हम यही ग्राफ प्लॉट करते हैं दो मटेरियल्स के लिए, पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है। अच्छा, ये ग्राफ तो हमने बना ही दिया है। ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, वैसे तो ये वाला ग्राफ हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बनाएंगे। अच्छा, मैंने इसके लिए यहाँ पे स्लाइड छोड़ी थी, बट हमने ग्राफ यहीं पे बना दिया। चलो ऐसा करते हैं, यही ग्राफ अब हम दो मटेरियल्स के लिए यहाँ पे बना देते हैं। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉर, ऐसा करते हैं इसको, टू मटेरियल्स बात कर लेते हैं, ए एंड बी। दो मटेरियल्स के लिए बात कर लेते हैं, कौन कौन? ए और बी। इनके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे दो ग्राफ प्लॉट करता हूं, एक ये क्या हो रहा है? मैं इसको टेढ़ा ही क्यों बना रहा हूं? बार बार हाथ फिसल रहा है कि मेरा? हाँ, और एक बनाता हूं मैं ये पता नहीं क्या हो रहा है।
अब मान लेना ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है भाई, ऐसा एज्यूम कर लेना। और एक बनाता हूं मैं ग्राफ, ये मान लो, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, मेरे हिसाब से तो ये बहुत टेढ़ा हो गया यार, सॉरी बच्चों, इसके लिए भी स्केल आना चाहिए यार कोई, मेरे हिसाब से, है ना, कोई स्केल वेल आना चाहिए भाई। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल ये आ गया, ये तो ठीक है यार, एक्चुअली हाथ टेढ़ा हो जाता है ना नीचे जाके। चलो ये ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, ये ए है और ये बी है। ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट बी, ये इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट ए, ठीक है जी। ये यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट के, वो आप समझ गए। अब आप मुझे बताओ, इन दोनों ग्राफ में से अगर मैं आपसे पूछूं कौन से वाले ग्राफ के लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा है, वर्क फंक्शन ए का ज़्यादा है या वर्क फंक्शन बी का ज़्यादा है। वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है, एच न्यू नॉट के, यानी कि इस इंटरसेप्ट के। तो आप देख, मतलब कि ठीक है, अब आप कहोगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा सकते हो, पर वो तो ऑब्वियस है कि हम जीरो के नीचे हैं तो माइनस तो रहेगा ही। तो बताओ वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट ए का है ये, और ये एच न्यू नॉट बी का है ये। अब बताओ किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, माइनस की बात नहीं हो रही है, वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो आंसर है बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ किसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, ए के लिए या बी के लिए। तो आंसर है, कॉमन सेंस है कि भाई बी के लिए ज़्यादा है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इनको सेम रेडिएशन दूंगा, अगर मैं इनको सेम रेडिएशन दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी किस वाले केस में इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी, बी में या ए में। तो आंसर है ए में, क्योंकि अगर मैं इनको सेम एनर्जी देता हूं तो भाई वर्क फंक्शन बी का ज़्यादा है। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो बी में हमारी ज़्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, और उस कारणवश हम लोगों को कम एनर्जी काइनेटिक की मिल पाएगी, जिसकी वजह से जो ए की काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ए की काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कभी कभार एग्जाम में, वो हम देख लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने जो ये वाला इक्वेशन बनाई थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, उसी को मैं थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर दूं, मतलब मॉडिफाई क्या, बस एच कॉमन ले लूं, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू नॉट तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है एक मटेरियल के लिए, एच क्या होता है, कांस्टेंट। तो प्रैक्टिकली बचा कौन है, सिर्फ न्यू बचा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू बचा है। न्यू क्या है, न्यू है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वाली इक्वेशन भी बता रही है, ये वाली इक्वेशन भी बता रही है, और ये ग्राफ भी बता रहा है, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से ये सवाल है, ठीक है जी। स्लोप इसका किसके बराबर होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट के, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में काफी बार ये पूछ लेते हैं। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों फिर, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आ रहा है आइंस्टाइन्स व्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइंस्टाइन जी ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा जब एच हर्ट्ज जी ने दिया तो वो कुछ गलत नहीं था, लेकिन आइंस्टाइन जी ने इसको फोटोन पिक्चर के हिसाब से कहा। यानी कि आप डुअल नेचर चैप्टर पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अभी तक हमने पार्टिकल बिहेवियर की बात नहीं की, अभी तक हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि रेडिएशन आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन आइंस्टाइन जी ने इसे कुछ और नज़रिए से भी देखा, यानी पार्टिकल बिहेवियर से भी देखा। रेडिएशन बिहेवियर से तो देखा ही, लेकिन पार्टिकल बिहेवियर से भी देखा। और पार्टिकल बिहेवियर पे देखने पे उन्होंने क्या बोला, सबसे पहली बात कि जब एक रेडिएशन, यानी कि जब एक लाइट मेटल के सरफेस पे गिरती है तो उसके जो फोटोन्स होते हैं वो एक्चुअली टकराते हैं, कोलाइड करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और हर एक फोटोन एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ही निकालता है, लेकिन हाँ ये तो कॉमन सेंस है कि अगर फोटोन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि फोटोन्स ही जाकर टकराते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। ये आइंस्टाइन जी का व्यू था जो कि सही भी था। अब फोटोन्स कैसे बढ़ते हैं, तो आंसर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से। अगर आपको नहीं पता तो कहीं पे आप चाहे नोट का पॉइंट लिख लेना बच्चों कि इंटेंसिटी जो है
ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है। आप सबके पास अगर 10 ईयर वगैरह PYQ है तो आपको पता होगा कि ये सवाल बहुत आया हुआ है कि अगर हम वेव पिक्चर की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, वेव पिक्चर की, यानी अगर मैं वेव को इमेजिन करके बात करूं तो जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। पूरा वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ा इस कंसेप्ट के ऊपर कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है। और वहीं पे अगर हम पार्टिकल पिक्चर या फिर हम इसको कह लें फोटोन पिक्चर, मैटर पिक्चर के ऊपर बात करें तो इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन्स के, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स अगर बढ़ेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, या ऐसा कह लो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। अब जैसे कि मान लो मेरे यहाँ पे पास एक यहाँ पे लाइट लगी हुई है, अब अगर मैं उस लाइट की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करूँगा या अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करूँगा तो इंटेंसिटी चेंज होगी, जिससे कि नंबर ऑफ फोटोन्स चेंज होंगे। तो आइंस्टाइन जी ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स व्यू ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हेनेवर लाइट हैविंग सर्टेन फोटोन्स fall on the metal surface, each photon collide with electron and eject out appropriate number of electron। तो यहाँ से गलत शिक्षा ना लें, यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऐसा नहीं, जितने भी निकालेगा। बट इतना कॉमन सेंस की बात है कि अगर फोटोन्स का अमाउंट बढ़ा, अगर फोटोन्स का अमाउंट बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा निकलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोलिजन ऑफ फोटोन, यानी जैसे ही फोटोन्स टकराएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाएगा, उनके बीच में कोई टाइम गैप, कोई टाइम लैग नहीं होगा। इसके बाद आता है बेटा कि इन्होंने, अच्छा तो इन्होंने क्या क्या दो बातें बोल दी, पहली कि जैसे फोटोन्स आएंगे टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोन्स बढ़ेंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं आएगा। हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों कि, और देखा जाए तो उन्होंने लिखा भी हुआ है कि वेलोसिटी सर्टेन ही रहेगी, तो फिर भी मैं यहाँ पे एक नोट का पॉइंट यहाँ पे लिख दूं कि विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाता हूं, देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। आपने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की है, आपने बस इंटेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स को चेंज किया है बच्चों, ठीक है जी। तो देयर इज नो टाइम लैग वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है, इसका एक छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, जो कि अगेन एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ही दिया, कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये कंसेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कहता है, पहली बात तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिख लें तो अमाउंट of potential applied to a metal to stop the photo emission। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है जो मैं किसी भी मेटल के सरफेस पे अप्लाई करूं, किसी भी मेटल के सरफेस पे लगाऊं, और लगाने से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा था वो ना हो। मतलब जैसे कि मान लो मेरे पास एक मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर लाइट गिर रही है और वो लाइट की एनर्जी इतनी है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाए, डन। अब एक मेटल का सरफेस धूप में लाइट में बाहर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर लाइट भी गिर रही है, बट मैं चाहता हूं कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना हो, मैं चाहता हूं कि लाइट गिरने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन निकले ना। तो बहुत तरीका, कपड़ा ढक दो, ठीक है, लेकिन अगर मैं, क्योंकि जब लाइट गिर रही होगी मेटल के सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तो एक पोटेंशियल जनरेट होगा ना,
अगर एक पोटेंशियल जनरेट होगा और अगर मैं उतना ही पोटेंशियल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं, मान लो लाइट के गिरने से एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है जो है 100 जूल्स, तो अगर मैं उसको वही एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल के फॉर्म में दे दूं तो क्या होगा? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना बंद कर देगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और उसी पोटेंशियल को कि कितनी पोटेंशियल मैं दे रहा हूं उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसी पोटेंशियल को क्या कहा जाता है बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। एज काइनेटिक एनर्जी इज वर्क फंक्शन, बेटा ये वाला फॉर्मूला याद करना है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? वर्क फंक्शन। मतलब काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो वो किसके बराबर आ जाएगा? टोटल एनर्जी माइनस में वर्क फंक्शन, ऐसा कर दें, बोलो, या एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। चलो ये ना कंफ्यूज हो जाओ आप। टोटल एनर्जी हमारे पास वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी था। अब काइनेटिक एनर्जी यहां से आ गया क्या? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब आप मुझे बताओ हमें रोकना किसको है? इसमें से ये क्या है? वर्क फंक्शन, ये तो कांस्टेंट है। ये तो एक मेटल के लिए कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। हम अगर चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ना हो तो हमें किसको रोकना है? हमें काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है ना? हमें किसको जीरो करना है भाई? काइनेटिक एनर्जी को। अगर मैं बोलूं इफ V नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट अगर एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब ऐसी पोटेंशियल है जो मैं लगाऊं तो क्या रुक जाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना रुक जाए, तो क्या ये कहना सही होगा कि काइनेटिक एनर्जी को मुझे बराबर रखना होगा EV नॉट के? क्यों भाई? क्योंकि हमने टर्म 1 में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो मुझे कितना वर्क करना होगा काइनेटिक एनर्जी को रोकने के लिए? जितनी काइनेटिक एनर्जी है। और वर्क क्या होता है? पोटेंशियल इनटू में चार्ज। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल को हम V नॉट कह रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? EV नॉट के। तो हेंस काइनेटिक एनर्जी को मैं रख रहा हूं EV नॉट इज इक्वल टू एनर्जी माइनस में वर्क फंक्शन। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में ये आ जाता है। अच्छा, ऑल्सो अगर मैं इसे और खोल दूं बच्चों तो एनर्जी का फॉर्मूला H न्यू आ जाएगा और इसका फॉर्मूला H न्यू नॉट आ जाएगा, है ना भाई? अब यहां से अगर मैं V नॉट का ग्राफ बनाना चाहता हूं, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो मुझे E को डिवाइड में लेके जाना होगा। तो H बाई E न्यू माइनस H बाई E न्यू नॉट, ये हमारे पास रिलेशन आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ। इसकी जगह तो नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम अगेन जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया था वो ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के बीच में, लेकिन अब तो हम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में लिख चुके हैं। तो अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, NCERT में इसके ऊपर एक सवाल है, 10 ईयर में इसके ऊपर 10 सवाल हैं। ये वाली इक्वेशन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है। और अगर ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है तो ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहले y एक्सिस पे मैं क्या बना दूंगा? V नॉट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना भाई? और x एक्सिस पे मैं क्या बना दूंगा? फ्रीक्वेंसी बना दूंगा। x एक्सिस पे मैं क्या बना दूंगा? फ्रीक्वेंसी। चाहे तो पूरा लिख लो आप। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है जी। अब अगेन अगर ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन इंटरसेप्ट किसका है? माइनस का, तो यार ग्राफ की शेप तो वही वाली बनेगी। देखो इंटरसेप्ट माइनस का है और माइनस का इंटरसेप्ट है और ग्राफ जो है वो आगे जाएगा। अब द थिंग इज कि भाई अगेन यहाँ पे बाकी सारी बातें तो वही रहने वाली हैं भाई, कि भाई ये हमारे लिए जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ये हमारे लिए क्या होगा?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसके ऊपर पोटेंशियल की कोई ज़रूरत है नहीं। सेकेंडली, इस बार बस फ़र्क ये है, पिछली बार हमारा इंटरसेप्ट किसके बराबर था, अगर आपको याद हो, h न्यू नॉट के। इस बार हमारा इंटरसेप्ट किसके बराबर है, h न्यू नॉट बाय e के, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो हमारे पास स्लोप है यानी कि m, पिछली बार अगर आपको याद हो स्लोप हमारा h के बराबर था, क्योंकि कंपेयर करने पे ये h आया था। लेकिन इस बार हमारा जो स्लोप आएगा अगर आप कंपेयर करें तो h बाय e आएगा, यानी इस बार हमारा स्लोप यानी कि जो m है वो किसके बराबर है, h बाय e के। यानी इस बार हमारा स्लोप जो है वो किसके बराबर है बच्चों, h बाय e के। इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि हम लोगों ने कोई ग्राफ नहीं दे रखा है, लेकिन ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन है। कैसे कह रहे हैं, हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया, उसमें हमने y एक्सिस पे दिखाया स्टॉपिंग पोटेंशियल, x एक्सिस पे दिखाया फ्रीक्वेंसी, और उस ग्राफ का स्लोप आया दिस। आपको स्लोप की वैल्यू दे रखी है, आपको उस ग्राफ के स्लोप की मदद से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो स्लोप को h बाय e के बराबर रख दिया, e से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी दे रखा है तो वहाँ पे h की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगेन हम लोग 10 ईयर में करेंगे, लेकिन ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये ग्राफ दो लोगों के लिए बनाएं, मेटल ए और मेटल बी के लिए, तो ऐसा आ जाएगा, और पीछे लेके जाएंगे तो आपको पता ही है क्या होगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये ग्राफ बन जाते हैं। डन है। अब यहाँ पे अब हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि हम कह सकते हैं कि हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म कर लिया। अब यहाँ पे बच्चों दो ग्राफ हमारे पास आने वाले हैं, एक ये और एक ये दोनों ग्राफ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये ग्राफ क्या कह रहे हैं पहले हम समझें। ठीक है जी, सबसे पहले आप यहाँ पे 3 ग्राफ दिख रहे हैं, लेकिन आप एक को देखो। चलो ऐसा करते हैं, ये मैं हटा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ। इधर है फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब है कि मुझे कितनी बिजली मिलेगी जब मैं उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी गिरूंगा, और यहाँ पे मेरे पास है पोटेंशियल, जिसको आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो। यानी ये ग्राफ बिल्कुल ही अलग बना रहे हैं हम। इधर अभी तक हम फ्रीक्वेंसी बना रहे थे, उधर काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग, ये अलग ग्राफ है। यहाँ पे हम फोटो करंट बना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पोटेंशियल। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं पोटेंशियल 0 लगाऊंगा तो भी तो मुझे कोई फोटो करंट मिलेगा, क्योंकि फोटो करंट तो लाइट से मिलता है। एक मेटल के ऊपर लाइट गिर रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मैंने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, तो मुझे कोई ना कोई करंट तो मिलेगा ही। और अगर मुझे करंट को 0 करना है तो हमने ही बताया आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पोटेंशियल लगानी होगी। और ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी पोटेंशियल लगानी होगी, मान लो इतनी पोटेंशियल आपको लगानी होगी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। 0 पोटेंशियल, मैंने मेटल के सरफेस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई किया हुआ, लेकिन उस पर लाइट गिर रही है, तो भी मुझे करंट तो मिलेगा। अब मैं चाहता हूँ करंट ना मिले, तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में, जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, अप्लाई करूंगा। धीरे धीरे करंट कम होगा और 0 आ जाएगा इतने पोटेंशियल पे, विच इज मान लो अभी के लिए V0। अच्छा, अब अगर मैं लेकिन पोटेंशियल को बढ़ाता, बिना पोटेंशियल अप्लाई किए भी करंट मिल रहा है, पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो मुझे करंट जो है वो और ज़्यादा मिलता जाएगा। लेकिन एक लेवल आएगा ना जहाँ पे जाके वो सैचुरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम कितना मर्जी पोटेंशियल लगा लें, एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकाल रहे उतने निकाले कि उसके आगे नहीं निकाल सकती है। तो ये हो गया। तो ये ग्राफ, पहली बात तो ये ग्राफ बनता है किसके बीच में, फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में। ये फोटो आपको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं पे बना लो, लेकिन ये आपको याद रखना है कि फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ये ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल फोटो करंट के बीच में तो ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्या अलग अलग कर देंगे, इंटेंसिटी। अब आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इस इक्वेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से या इसके हिसाब से, किसी के भी हिसाब से बात कर लो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि E कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। और हमने कहा है कि इस ग्राफ में हमने फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, सेम। तो आप देखो, पहली बात तो ग्राफ की शेप जो मैंने बनाई थी वो वाली है। दूसरी बात, अगर मैं इंटेंसिटी अलग अलग करता हूं तो सैचुरेशन तो अलग अलग जाएगा। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे,
तो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। तो इसीलिए I3 पे हमें इतना करंट मिल रहा है, I2 पे इतना मिल रहा है, I1 इंटेंसिटी पे इतना मिल रहा है। ये इंटेंसिटीज हैं, करंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कौन सी है? I3, जिसपे हमें सबसे ज़्यादा करंट मिलेगा। ऐसे ही I2 उससे कम है और I1 उससे भी कम है, तो I1 पे सबसे कम करंट मिलेगा। सैचुरेशन कह रहा हूँ। लेकिन जब मैं पोटेंशियल कम करना शुरू करूंगा, ये तीनों के तीनों मिलेंगे एक ही जगह पे आके, क्योंकि सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होना चाहिए, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी एक है और स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है। अगला ग्राफ में हमने उल्टा कर दिया। इस बार हम लोग इंटेंसिटी सेम रख रहे हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग कर रहे हैं। अब समझदार को इशारा काफ़ी है कि अगर मैं क्या अलग करता चला जाऊंगा फ्रीक्वेंसी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हाँ, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है तो क्या होगा? जो सैचुरेशन पॉइंट है वो हमें सेम मिलेगा। यानी इंटेंसिटी सेम होने पे हमें सैचुरेशन जो है वो सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। अब यहाँ पे सैचुरेशन अगर हमारे पास यहाँ पे भले ही फ्रीक्वेंसी अलग हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01, यहाँ पे है V02, यहाँ पे है V03। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो ग्राफ है इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, जो कि लिखा भी हुआ है। लेकिन सबकी इंटेंसिटी सेम होने की वजह से सारे के सारे मिलेंगे आपको एक ही जगह पे, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, जिसकी वजह से सैचुरेशन भी सेम आएगा। तो यहाँ वाले ग्राफ में हमारी फ्रीक्वेंसी सेम थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया, लेकिन इंटेंसिटी अलग थी, सैचुरेशन अलग अलग लेवल पे जाके हुआ। लेकिन इस वाले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी अलग थी, जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आए, लेकिन इंटेंसिटी सेम होने की वजह से सब सैचुरेट एक ही जगह पे जाके हुए। डन है बच्चों? मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का बचता है, लेकिन न्यूमेरिकल वाइज सबसे बड़ा है ये। अगर न्यूमेरिकल आए तो ज़्यादातर चांसेस यहाँ से हैं, या कभी कभार कंसेप्चुअल क्वेश्चन के भी ज़्यादातर चांसेस यहीं से होते हैं। लेकिन डी ब्रॉगलीज कंसेप्ट हम लोगों ने 11th क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा हुआ है। मेरे हिसाब से अभी तक सिर्फ ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कंसेप्ट, बस यही नई चीज़ें थी। आइंस्टाइन व्यू का थोड़ा बहुत हिस्सा, बाकी सब हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। अब डी ब्रॉगली जी क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो तो डी ब्रॉगली जी ने कहा था कि लाइट के पास दोनों बिहेवियर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और उन्होंने कहा अगर ऐसा है, एक्चुअली इन्होंने डुअल नेचर के बारे में बात की थी, तो अगर ऐसा है तो एनर्जी जो है वो mc² के बराबर भी होगी अकॉर्डिंग टू पार्टिकल बिहेवियर, एंड अकॉर्डिंग टू वेव बिहेवियर एनर्जी जो है वो hν के बराबर भी होगी। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, क्योंकि इनके हिसाब से तो लाइट के पास दोनों नेचर है, तो एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो mc² बराबर होना चाहिए hν के। mc² hν, न्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, c/λ। c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, लैम्डा आ जाएगा मेरे पास h/mc। अब क्योंकि मैं पार्टिकल और वेव दोनों की बात कर रहा हूँ, तो c को मैं v से रिप्लेस कर दूंगा नॉर्मल वेलोसिटी से, तो लैम्डा आ जाएगा मेरे पास h/mv। ये फॉर्मूला आपने कितने बार यूज किया हुआ 11th में भी। तो इसको डी ब्रॉगली जी की वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आपको पता है डी ब्रॉगली जी ने सिर्फ ये बोला था, इसलिए इसको पहले डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस कहते थे। फिर दो बहुत महान लोग आए, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि हमारे इस चैप्टर में था, लेकिन इस साल वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, बट वो इस चैप्टर में था, अभी नहीं है, जिन्होंने प्रूव किया कि डी ब्रॉगली जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इनका पहला फॉर्मूला आया। अब हम सब जानते हैं कि mv जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो हमने लैम्डा इज इक्वल टू h/p भी रख दिया। ऑल्सो हमने 11th क्लास में डिराइव किया था कि मोमेंटम जो होता है वो √2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी होता है, तो मैं मोमेंटम की जगह √2m काइनेटिक एनर्जी भी रख सकता हूँ ऑफ द पार्टिकल। इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, देखना आप खुद ही 10 ईयर में। हम सारे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके पास अगर 10 ईयर है तो इतने सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले में मिलेंगे। अच्छा, और आखिरी फॉर्मूला हमने आज ही पढ़ा
कि हम काइनेटिक एनर्जी को क्यू वी नॉट या क्यू वी भी रख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लो उसको या पोटेंशियल कह लो अभी फिलहाल, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह हम ई कर देते हैं, वो अलग बात है। पर अगर ऐसा है तो लैम्डा का फॉर्मूला मेरे पास h अपॉन में √2m के ई की जगह मैं रख रहा हूँ क्यू वी या क्यू वी नॉट, जो मर्जी कह लो। तो हमारे पास डी ब्रॉगली जी के वेवलेंथ के काफ़ी फॉर्मूले आ गए हैं। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया। ठीक है जी, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो डी ब्रॉगली जी ने कहा था कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं, वेव और पार्टिकल, और उनकी एनर्जीज को इक्वेट करके इन्होंने ये फॉर्मूले बनाए। साथ ही साथ डी ब्रॉगली जी ने यह भी कहा था कि जो ये हमारा कंसेप्ट है ये मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए नहीं है, क्योंकि अगर मैक्रोस्कोपिक बॉडी होंगी तो वेवलेंथ बहुत कम आएगा, क्योंकि h जो होता है 10⁻³ होता है, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। एंड सेकेंडली पार्टिकल मोशन में होना चाहिए। अच्छा, मैंने बोला कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, वैलिड तो ये है, फॉर्मूला तो आप यूज कर ही दोगे, लेकिन आप मान लो यहाँ पे 1 किलो का मास डाल दो तो जो वेवलेंथ है वो 10⁻34 -35 इस रेंज की आएगी, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इतनी छोटी होगी वो। अगेन ऐसे ही वेलोसिटी अगर 0 है, पार्टिकल अगर मान लो रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, तो वेवलेंथ नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड था माइक्रोस्कोपिक बॉडीज और जो मोशन में हो। ठीक है जी, और इनके फॉर्मूले हैं डी ब्रॉगली जी के। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बेसिक लेवल पे ख़त्म होता है, और हम इसके क्वेश्चन बेसिक लेवल मतलब सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने, और हम अगली लेक्चर में इसके PYQ क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आएंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो कि सबसे ज़रूरी तो वही है, ये आइडिया हो कि इससे एग्ज़ाम में सवाल कैसे आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं डुअल नेचर के PYQ के लिए। लेकिन उससे पहले, अगले लेक्चर को देखने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ग्राफ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। ग्राफ नहीं आते हैं तो फिर मैंने बताया आपको 70-80% तो क्वेश्चन ग्राफ्स के ऊपर ही होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों। किसके लिए? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के PYQ क्वेश्चन के लिए। थैंक यू सो मच।